ये जो पाकिस्तान में नहीं था। और कभी कभार वो ये भी टेस्ट कर देता है कि जी उस बैंक अकाउंट में मिली है जो पाकिस्तान में था। तो जब अगर पाकिस्तान में था तो फिर मिल जाएगी ये एग्जाम्पशन 75,000 वाली और 50% वाली, और अगर नहीं था तो फिर वो नहीं मिलेगी। ठीक है, लगी समझ? लगी समझ? क्या लगी समझ? क्या हुई ये बात इस टाइम है? अभी पेज नहीं मिल रहा, देखे मिल गया, अब मिला पेज, तब तो बात खत्म हो गई है। कॉन्सेंट्रेट करें, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, वो फोकस। हाँ, तो फोकस करके बैठे हैं। लेक्चर कब का शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ, आप कभी पीछे से किताब ले रही है, कभी कुछ कर रही है। फोकस रखें अपना चीजों के ऊपर। यही चीज क्वेश्चन में आ गई, पेपर में सर ने तो पढ़ाई नहीं थी। एनी पेमेंट रिसीव बाय डायरेक्टर, ये डायरेक्टर वाली बात छोड़े, अगले पे है। एनी पेमेंट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट, अगर किसी ऐसे पर्सन को ग्रेचुटी मिली है जो कि नॉन रेजिडेंट है तो तब भी ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। एनी ग्रेचुटी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी फ्रॉम द सेम और अदर एम्प्लॉय, किसी ऐसे पर्सन को ग्रेचुटी मिली है जो ऑलरेडी ग्रेचुटी ले चुका है सेम एम्प्लॉयर से। एनी ग्रेचुटी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी फ्रॉम द सेम और अदर एम्प्लॉयर, यानी कि हो सकता है कि वो बंदा पहले किसी और के पास भी काम कर रहा हो तो वहां से भी उसे ग्रेचुटी आ रही हो। ठीक है, तो तब भी उसको ग्रेचुटी जो होगी ये मिलने वाली एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि उसे 2 ग्रेचुटीज आ गई ना। तो जब 2 ग्रेचुटीज आ जाएंगी तो ये एग्जेम्पन खत्म हो जाएगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो किन किन केसेस में ये एग्जेम्पशन नहीं है जी, पहली बात बताएं, बोले जरा। अगर वो पैसे मिले ऐसे बैंक अकाउंट में जो पाकिस्तान से बाहर, बैंक अकाउंट नहीं, कैश में भी अगर पाकिस्तान से बाहर पैसे मिले हैं तो 75,000 या 50% वाली अमाउंट अप्लाई नहीं होगी। अगर किसी ऐसे पर्सन को मिले जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो फिर भी ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। और आखिरी बात क्या थी, अगर एक ऐसे बंदे को मिले जिसको सेम एम्प्लॉयर या किसी और एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी ऑलरेडी मिल गई हो तो तब भी ये 75,000 वाली बात जो है एम्प्लॉय अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हम देखेंगे आगे जाके कहाँ पे हो सकता है। कोई हो सकता है पुराने, हो सकता है उसने एक जगह से छोड़ा हो, वो दूसरी जगह गया हो, अब उसको वहां से भी छोड़ गया हो तो पिछले से भी ग्रेचुटी मिल रही है और करंट से भी मिल रही है। समझ लग रही? 2 जगह से उसे ग्रेचुटी मिल गई, तो उस केस के अंदर वो बात कर रहा है। इसकी अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अभी देखेंगे हम आगे जाके। उसके कहने में जो उसको एक दफा ग्रेचुटी मिल चुकी है और अब दोबारा मिल रही है तो दोबारा भी एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। बी पॉइंट ये है कि एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी, एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे डायरेक्टर को, डायरेक्टर्स ना 2 तरह के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं जो एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं, एम्प्लॉय, सही है। एक खुद होते हैं जो ऑनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं खुद से, वो भी ऑनर्स होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय डायरेक्टर्स जो मुलाजिम के तौर पे तरक्की करते करते एज ए डायरेक्टरशिप के ऊपर चले जाते हैं। इनके अंदर भी डायरेक्टर्स में भी कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके जो होते हैं जो 100% काम करते हैं। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कभी कभार आते हैं और 1 घंटा 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करेंगे और वो चले जाएंगे। ठीक है, जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के, जैसे COO होगा या CE होगा, वो सुबह 8 बजे आएगा, शाम 5 बजे तक काम करेगा। ठीक है, जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के फॉलो करेगा। तो ये यहाँ पे बात हो रही है उन डायरेक्टर्स की जो कि एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय, यहां पे इन डायरेक्टर्स के अंदर भी 2 आ जाएंगे ना,
एक रेगुलर हो जाते हैं और जो नॉट रेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर से मुराद वो वाले डायरेक्टर्स होते हैं जो सुबह आएंगे शाम तक बैठेंगे और कंपनीज के बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पर एज इट इज अप्लाई होंगे। नॉन रेगुलेटेड डायरेक्टर्स वो होते हैं रेगुलर डायरेक्टर्स जिन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, 1 घंटे की मीटिंग अटेंड की और उसके पैसे चार्ज किए और चले गए। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है कि अगर नॉट रेगुलर डायरेक्टर है उसको ये ग्रेचुटी मिली है तो वो भी ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, एनी पेमेंट रिसीव बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी, जो उस कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है वो भी अगर ये पेमेंट लेगा तो फिर उसको जो ये एग्जेम्पशन है ये अप्लाई नहीं होगी। बाकी सारे केसेस के अंदर ए, सी और डी वो डायरेक्टर पे भी अप्लाई हो रही है। कौन से डायरेक्टर पे? जो कि रेगुलर है। ठीक है, ए, सी और डी ये डायरेक्टर पे भी अप्लाई हो रही है, लेकिन कौन से डायरेक्टर पे? जो कि रेगुलर डायरेक्टर है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये वैसे काफी क्लियरली वो क्वेश्चन के अंदर बता भी देता होता है। ए, सी और डी सिर्फ रेगुलर पे या दोनों पे? रेगुलर के ऊपर ए, सी और डी अगर रेगुलर डायरेक्टर है या आम पर्सन है उन दोनों पे ये अप्लाई हो जाएगा। जो बी है वो जस्ट उनके लिए है जो कि नॉट रेगुलर डायरेक्टर्स है। सही है, जो कि नॉट रेगुलर डायरेक्टर है उनके लिए भी ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। इन पॉइंट्स में कोई क्वेरी है तो बताएं। ये डी वाला पॉइंट क्लियर है ना कि अगर आपको सेम एम्प्लॉयर से दोबारा ग्रेचुटी मिले या वैसे ग्रेचुटी दोबारा किसी और एम्प्लॉयर से मिल चुकी है दोबारा फिर आपको मिल रही हो तो फिर भी ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नीचे चलते हैं पेंशन के ऊपर। पेंशन रिसीव बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इसको अंडरलाइन कर लें। अभी इससे पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी उसमें सिटीजन का वर्ड नहीं आया था, लेकिन पेंशन के अंदर ये हमारा सिटीजन का वर्ड आ रहा है। पेंशन रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट होगी अगर आपको पेंशन मिल रही है। फॉर्मर से क्या मुराद है? पुराने एम्प्लॉयर से ना, पिछले एम्प्लॉयर से। अगर आपको पेंशन मिल रही है, पेंशन क्या होती है? जो आपको रेगुलर पेमेंट हर महीने मिलती है, जैसा गवर्नमेंट के लोगों को मिलती है, तो रेगुलर पेमेंट आपको जो हर महीने मिलती रहे उसे आप पेंशन कहते हैं। लेकिन ये टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है, इसमें वो बात कर रहा है कि ये एग्जेम्प्ट है टैक्स के लिए, एक्सेप्ट किन जगहों पे ये एग्जेम्प्ट नहीं है? Where the person continues to work for the same employer or an associate of the employer. नॉर्मली क्या होता है कि 60 साल की उम्र होती है रिटायरमेंट की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। कुछ में 50 है, 55 भी है। ठीक है, तो कुछ के अंदर 60 अभी तक चल रही है। तो 60 साल की एज के ऊपर क्या होता है कि जो बंदा है वो रिटायर हो जाता है। अब पेंशन स्टार्ट कब होती है? पेंशन हमेशा आपकी रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट होती है। आपकी रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट आती रहेगी। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जो पर्सन रिटायर हो रहे हैं उनको दोबारा हायर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारी बड़ी की मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर थे, तो अभी कंपनी को आपकी ज़रूरत है कि 1-2 साल आप कंपनी के साथ और लगाएं, लेकिन चूंकि आपकी रिटायरमेंट हो गई है तो हम अब आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पे रख रहे हैं। तो क्या उसी एम्प्लॉयर ने उस पर्सन को दोबारा हायर नहीं कर लिया? ऐसे ही हो गया ना, सेम एम्प्लॉयर ने उस पर्सन को दोबारा हायर कर लिया। तो इस केस के अंदर वो कह रहा है कि अगर सेम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दोबारा से हायर कर ले
तो एम्प्लॉई को मिलने वाली जो पेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। एज ए जनरल रूल के तौर पे वो एग्जेम्प्ट है। लगी समझ? ठीक है। अगर सेम एम्प्लॉयर आपको उस पर्सन को दोबारा रीहायर कर ले तो उसको मिलने वाली एक पेंशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। हमने बात की थी एसोसिएट की, तो हम एक शुरू से एग्जांपल हम लेके जा रहे हैं पीटीसीएल और यूफोन की। यूफोन को एक्वायर किया है पीटीसीएल ने, तो अब ये एसोसिएट हो गए, यूफोन पीटीसीएल की एसोसिएट हो गई। तो अगर यूफोन का एम्प्लॉय था, बल्कि आप इस तरह करें, पीटीसीएल का एम्प्लॉय था, पीटीसीएल का एम्प्लॉय था, एज 60 पे रिटायर हो गया, पीटीसीएल ने 60 साल के बाद कहा था कि हम आपको पेंशन देंगे। इस एम्प्लॉय को रीहायर कर लिया किसने, यूफोन ने। तो अब क्या हुआ, उसको खुद से तो नहीं हायर किया, बल्कि किसने हायर किया, किसने हायर किया, उस कंपनी की एसोसिएट ने हायर कर लिया। तो जब उस कंपनी के एसोसिएट ने एम्प्लॉय को दोबारा से हायर कर लिया तो यहां से मिलने वाली पेंशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लगी समझ? कोई परेशानी तो नहीं कोई? पीटीसीएल से मिलने वाली पेंशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपने अपने एम्प्लॉई को खुद हायर कर लिया हो या आपके एसोसिएट ने आपके एम्प्लॉय को हायर कर लिया हो, तो उस एम्प्लॉई को मिलने वाली पेंशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, वेयर अ पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन, एक पर्सन को एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है, द एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू द हायर ऑफ सच पेंशन। ठीक है, जो एग्जेम्पशन है वो उसको जो अप्लाई कर दी जाएगी वो हायर के ऊपर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और जो लोअर है उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर उस पर्सन को एक से ज्यादा जगहों से पेंशन मिल रही है, एक बंदा कोक पे काम कर रहा था, ठीक है, और कुछ 50 साल की एज के ऊपर रिटायर होके फिर वो बंदा पेप्सी के साथ काम करने लग गया, ठीक है, तो 10 साल उसने उधर काम किया तो 60 साल पे वहां से रिटायर हो गया, तो कोक से भी पेंशन आ रही है और पेप्सी से भी पेंशन आ रही है, तो कहेगा इसमें से जो हायर है वो एग्जेम्प्ट और दूसरी क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, ये केस और था, अब ये डिफरेंट केस बन गया। इसमें रीहायर हो गया था, इसमें रीहायर हो गया था, लेकिन इस सिनेरियो में क्या है, दो मुख्तलिफ एम्प्लॉयर है। वो कोक के अंदर काम कर रहा था, कोक में रिटायरमेंट की एज 50 साल थी, वो कोक से रिटायर हुआ और बाद में वो पेप्सी में चला गया। अब कोक से पेंशन आ रही है, ठीक है, पेप्सी में चला गया, पेप्सी में रिटायरमेंट एज 60 साल थी, पेप्सी में 10 साल बाद फिर रिटायर हो गया, तो पेप्सी से भी उसे पेंशन आ रही है, तो हम कौन से वाली एग्जेम्प्ट कर देंगे, हायर को एग्जेम्प्ट कर देंगे, लोअर को टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, समझ लगी है? ये केस रीहायरिंग का था बाय द सेम एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट का, ये केस डिफरेंट एम्प्लॉयर्स का है। तो ये बात थोड़ी ज़हन में रखनी है कि नीचे वाला जो केस है वो डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की तरफ से पेंशन मिल रही है। फॉर अ पर्सन ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल की उम्र से ज्यादा अगर कोई पर्सन है तो उसको मिलने वाली पेंशन एग्जेम्प्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशंस। वो कहता है ऊपर जो मर्जी लिखा हो, जैसा मर्जी लिखा हो, उसको मिलने वाली पेंशन क्या है, एग्जेम्प्ट है। जितनी पेंशन मिल रही है सारी एग्जेम्प्ट है। Pension received in respect of services rendered by the member of armed forces of Pakistan or federal government or a provincial government is exempt from tax. गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको या आर्म फोर्सेस को जो पेंशन मिल रही होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट।
तो 60 साल से ऊपर अगर किसी बंदे की उम्र हो गई है तो उसको मिलने वाली सारी पेंशन्स क्या है, एग्जेम्प्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अबव जो भी सिनेरियोस पड़े। और अगर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है, तो मिलने वाली पेंशन्स क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। ये जनाब हमारे कुछ जो थे वो टर्मिनेशन के टाइम के ऊपर जो बेनिफिट्स हैं ये वो थे, जिसमें हमने प्रोविडेंट फंड को पढ़ लिया है और हमने इसके अंदर ग्रेचुटी को पढ़ा है और पेंशन्स को पढ़ा है जी। अगर तो उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है फिर तो उसको एग्जेम्प्ट है सारा कुछ। ठीक है, अगर उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है, ठीक है, तो वो प्राइवेट वाली टैक्सेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट वाली तो एग्जेम्प्ट है। सही है। अच्छा, अब एक ना क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, वो करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी करवाना शुरू करने की कोशिश की थी लेकिन मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। लीव इनकैशमेंट का पता है ना आपको? लीव इनकैशमेंट का, लीव विद पे, लीव विद पे हमने पढ़ा था ना सैलरी के स्कोप में, क्या वो छुट्टियां नहीं करता, छुट्टियों की जगह उसे क्या मिल जाते हैं, पैसे। तो वो क्या आते हैं, सैलरी के स्कोप में आते हैं और टैक्सेबल होते हैं। इसे ना लीव इनकैशमेंट भी कहते हैं। तो अगर लीव इनकैशमेंट मिल रही हो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट। ये बात ना इसी में लिखी है नीचे, मेडिकल अलाउंस वाला जो टेबल है ना उसके नीचे लिखी है, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिल रही होगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। ये जो सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? ना क्या यार है, है क्या है यार, सोचे ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा यार। इधर इधर दे दे, उधर मेरा चक्कर नहीं लग रहा भाई। ये सैलरी रिसीट वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और फॉरेन सोर्स सैलरी वाला सेक्शन 102